सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल ज्ञान प्रदीप शर्मा है। और आज इस वीडियो के अंदर हम पीछे हमने ह्यूमन राइट तो कर ही लिया था। अब जो है यहाँ पर हम टैक्स लॉ को जो है वो थोड़ा सा देखते हैं। टैक्स लॉ के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा इसमें टैक्स ट्रीटमेंट टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है किस तरीके से जो है टैक्स की बातें चलेंगी, ये जो हमारे यहाँ पर आज डिस्कशन का जो है टॉपिक रहेगा। तो सेक्शन 22 जो है हमारा वो यहाँ पर डील करेगा। सेक्शन 22 कह रहा था एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग। तो एनुअल वैल्यू, तो इसी में से एसेंशियल्स निकालते जाओ। एनुअल वैल्यू 1 साल की वैल्यू हो गई किसकी, किसी बिल्डिंग की, कंसिस्टिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू ऑफ विच द असेसी इज द ओनर। कोई लैंड हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई जिसका ओनर कौन है, असेसी है। is the owner other than such portion of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax shall be chargeable to income tax under the head of income from house property। तो एक्सक्लूडिंग क्या कि कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है उस बिल्डिंग को यूज करके, उससे जो इनकम आ रही है उसको छोड़कर जो है बाकी सारी जो है इसके अंदर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज हमें क्लियर हो गई यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, कोई भी बिल्डिंग होनी चाहिए, कोई लैंड होनी चाहिए, उसका ओनर जो है वो असेसी होना चाहिए और बिजनेस प्रोफेशन के लिए काम नहीं होना चाहिए उस बिल्डिंग या लैंड के ऊपर। ठीक है जी, एक सेकंड रुकना है थोड़ी सी ना। चलो जी, अब इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फटाफट से। सेक्शन 22 का हमने ऊपर से वैसे निकाल लिया, लेकिन फिर से देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी रिवीजन हो जाए। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो बड़ा आसान हो गया, कह रही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो तुमको टैक्स देना है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमने, पहली, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। कोई प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और लैंड होनी चाहिए। द एसेसी शुड बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। ये हमने ऊपर ही निकाल लिया, हमने डेफिनेशन से ही जो है इसका एसेंशियल निकाल लिया। तीसरा, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो वही चीज हो गई, बिजनेस और प्रोफेशन को यूज नहीं होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। और द चार्ज अंडर द हेड इज ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने पहली लाइन में पढ़ लेते कि एनुअल वैल्यू के ऊपर जो है वो निकाला जाएगा प्रॉपर्टी या लैंड की। ठीक है जी। सो अब इसके अंदर पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं एसेंशियल्स की। प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स पेएबल ऑन बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेंट देयर टू का मतलब, सो द लैंड विच इज नॉट अपॉर्टेंट। अपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, अटैच्ड और कनेक्टेड टू एनी बिल्डिंग। कोई भी ऐसी जमीन जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, वो चीज को हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, उसके ऊपर हमारे यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। तो खाली जमीन है, उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी हुई, सिंपल नहीं होगा फिर। तो द टर्म बिल्डिंग मींस स्ट्रक्चर पोजेसिंग एनुअल वैल्यू। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग, शॉप्स, गोडाउन, ब्रिजेस, कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी, लेकिन जमीन के ऊपर बना होना चाहिए। वैकेंट लैंड जो होती, खाली लैंड, उसके ऊपर कुछ जो है बना होना चाहिए। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बट ओनर इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो प्रॉपर्टी बाहर की तो है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो इंडिया का रेजिडेंट है तो वो भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, उससे भी जो है टैक्स हमारा लगेगा। अब इसके अंदर एक केस था हमारा डीजी ये क्या पता नहीं, ग्राउज है या हाउस, एक बार देख लेना इसका, मुझे नाम पूरा समझ नहीं आ रहा है, डीजी ग्राउज है या हाउस है। तो एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है जी, 1980 का केस है। इसमें ये लिखा है बिल्डिंग इंक्लूड्स द ग्राउंड अपॉन विच द वॉल स्टैंड एंड ग्राउंड विद इन दोज वॉल। तो बिल्डिंग की कैटेगरी हमारी क्या हुई कि वो लैंड को यहां पर कंसीडर किया जाएगा जिसके ऊपर 4 दीवारी बनी हुई है, और उस 4 दीवारी के अंदर जो जमीन है उसको हम इस कैटेगरी की लैंड में कंसीडर कर देंगे और उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा। ठीक है जी, तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, दूसरा एसेंशियल मतलब, द असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ भैया, देखो, इट इज ओनली द ओनर हु इज लायबल टू पे द टैक्स। ये हमको पता है कि असेसी जो है वही एक बंदा हो सकता है, या फिर जो ओनर है वही एक बंदा हो सकता है जो लायबल होगा। ये थोड़ी कि जमीन मेरी है तो कह दे तू भर दे, हाँ दोस्ती यारी में भर देगा, पर वो उसे देना भी तो पड़ेगा वापसी, कि भाई तो जो उधार दे दिया या कुछ करके भर दिया, लेकिन तुम्हें ही भरना पड़ेगा अपने नाम से, क्योंकि चीज तुम्हारे नाम पर है, कोई और नहीं भर सकता। हाँ, किसी से उधार ले ले, वो एक अलग पॉइंट हो गया। ठीक है जी। इफ द असेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ही इज नॉट असेसेबल अंडर दिस हेड। So the term owner includes a legal owner such as trustee, executor, official, assignee, receiver, etc. तो ओनर के अंदर हम यहाँ पर ये नहीं कि जिसके पास जिसकी जमीन है, जिसकी बिल्डिंग है वही हो सकता है। क्या पता कोर्ट ने कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो तो उस केस में लीगल ओनर ट्रस्टी भी हो सकता है, एग्जीक्यूटर भी हो सकता है, ऑफिशियल, असाइनी, रिसीवर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कोर्ट में, किसी और तरीके से भी हो सकता है। क्या पता कोई रिसीवर हो रखा हो, क्या पता कोई असाइनी हो रखा हो, क्या पता उस बिल्डिंग का कोई ट्रस्टी हो, कोई ऑफिशियल। तो वो सारी चीजें भी हमारे यहाँ पर ओनर की कैटेगरी में आ जाती हैं। सो द ओनर मे बी इंडिविजुअल फॉर्म, कंपनी और एओपी। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, और एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी जो है हो सकती है।
अब यहाँ पर हमारे कंसेप्ट आता है डीम्ड ओनर का। भैया ये डीम्ड ओनर क्या होता है? देखो कुछ नहीं, डीम्ड ओनर का मतलब जो प्रिज्यूम करा जाता है, डीम्ड का मतलब होता है प्रिजम्पशन, ठीक है जी। तो सेक्शन 27 कह रहा है वेयर चार्ज ऑफ टैक्स इज ऑन डीम्ड ओनर एंड नॉट अ लीगल ओनर। तो उस केस में जहां पर टैक्स देने की लायबिलिटी जो है वो डीम्ड ओनर की है, ओरिजिनल ओनर की या रियल ओनर की नहीं है। उसमें क्या होगा, हु ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस not being a transfer in connection with an agreement to live apart, to minor child not being married, daughter shall be deemed to be the owner of the house property is transferred, be transferred। तो डीम्ड ओनर कौन हो गया कि भैया किसी पति ने जो है अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर दिया, अब अलग रहने के लिए नहीं, वैसे ही ट्रांसफर कर दिया, या फिर कोई लड़की है जो अनमैरिड है अभी, उसको ट्रांसफर कर दिया, या कोई माइनर चाइल्ड है उसके नाम पर प्रॉपर्टी चढ़ा दी, तो वो डीम्ड ओनर हो जाएगा। माइनर का तो नहीं होगा, लेकिन जैसे स्पाउस है, जैसे वाइफ है उसकी, वो उसको लायबल हो जाएगी क्योंकि भैया ओनर वो बन चुकी है, ठीक है जी। So the holder of an impartable estate, the member of cooperative society to whom building or part thereof is allotted or based under house building scheme of the society, जो हाउस बिल्डिंग स्कीम वगैरह होती है उसके अंदर जो अलॉट कर देते हैं कि अभी तुम्हें अलॉट कर देते हैं, वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। तो जिसको अलॉट हुआ है मतलब बेसिकली जिसके नाम पर बिल्डिंग चढ़ गई उसने टैक्स देना, बात खत्म हो गई। A person who is allowed to take or retain possession of any building or part thereof in part performance of contract, तो अगर कोई पोजेशन है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्ट परफॉर्मेंस करनी है, सिर्फ पोजेशन लेना है, पूरी ओनरशिप, तो भी वो डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ कि कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, या फिर किसी बच्चे को कर दिया, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसने जो है अलॉट कर दिया किसी को, या फिर जो है किसी बंदे को पोजेशन दे दी गई है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस सारी चीज में जिसने पोजेशन ली है या जिसके पास प्रॉपर्टी गई है वो जो है डीम्ड ओनर की कैटेगरी में आएगा और उसको जो है यहाँ पर टैक्स भरना है, मतलब लायबल हो जाएगा वो टैक्स भरने के लिए। सो द टेस्ट ऑफ ओनरशिप और डीम्ड ओनरशिप इज रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड इन द प्रीवियस ईयर एंड नॉट इन द असेसमेंट ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है ओरिजिनल ओनर हो या फिर प्रीवियस डीम्ड ओनर हो या कुछ भी हो, ये डिटरमाइन करने के लिए तुम प्रीवियस ईयर को कंसीडर करोगे, असेसमेंट ईयर को नहीं करोगे, ठीक है जी। तीसरा एसेंशियल, प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर असेसीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ने ये भी तो कहा था कि भैया उस प्रॉपर्टी में बिजनेस और प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी जो है इस हेड के अंदर आएगी और तुमको टैक्स देने के लिए लायबल करा जाएगा। क्या है ये पॉइंट, कह रहे थे एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और पोर्शन ऑफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस सेक्शन। मतलब कि अगर कोई उस पोर्शन को या कुछ उस हिस्से को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करा गया है तो उस चीज के अंदर, इस हेड के अंदर तो तुम्हारा टैक्स नहीं बनेगा, वो आगे बनेगा बिजनेस और प्रोफेशन या किसी और अदर हेड के अंदर। चौथा पॉइंट एनुअल वैल्यू, हमने ये भी पढ़ लिया था कि द असेसी हैज टू पे द टैक्स ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो पूरी साल की वैल्यू के ऊपर जो है टैक्स कैलकुलेट होगा। सो द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसके अंदर क्या हमारा पॉइंट आता है कि एनुअल वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी, उसको हम डीम, मतलब मैंने कहा ना डीम्ड वर्ड जहां पर आ जाएगा उसका मतलब होता है प्रिजम्पशन करना, तो वो प्रिज्यूम कर जाएगा टू बी द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी कि साल दर साल उसका रेंट पे अगर हम इस प्रॉपर्टी को देते तो हमको कितना मुनाफा, मतलब कितना हमको रेंट मिलता, उस चीज के ऊपर जो हमारा एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करा जा सकता है। फटाफट से देख लेते हैं छोटा सा एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रीटमेंट। कितने तरीके के हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ नहीं होता, कह रहा है लेट आउट हाउस होता है पहले तो, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ये कुछ तीन तरीके के हाउस प्रॉपर्टीज थी और मेरे ख्याल से इतना जो है यहाँ पर सफिशिएंट है एक बढ़िया सा एक प्रॉपर आंसर बनाने के लिए, ठीक है जी। और जो है ये बढ़िया है जी, बस बहुत है, ये सारे हमने एसेंशियल्स इसके अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और हमने जो है यहाँ पर एक केस करा था डीजी ग्राउस हाउस एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये थोड़ा सा देख लेना, 1980 का केस है ये, कि क्या था इसके अंदर। ये बोला था कि ग्राउंड के ऊपर चार दीवारी के अंदर वाली ग्राउंड ही मानी जाएगी और जो चार दीवारी खड़ी हुई है उसी को माना जाएगा, ये था। और बाकी हमारा सेक्शन 22 के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था और डीम्ड ओनर सेक्शन 27 के ऊपर भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। इस वीडियो को मैं यहीं पर ही बंद करता हूँ जी, ठीक है जी। आगे जो है अगली वीडियो में कंटिन्यू रखता हूँ, वीडियो को बनाता रहता हूँ कंटिन्यूशन में, लेकिन इसको मैं इस पार्ट में डालूंगा, अगली वीडियो को अगले पार्ट में। तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, बिल्कुल बेहतर वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक रीजन दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूं। और डिस्क्रिप्शन एक बार खोल के देख लीजिएगा, वहां पर मैंने 2 लिंक दिए हुए हैं, अपने एक इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है जहां पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय थ्रू टाइपिंग। अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हैं तो भैया उसके नीचे ही कॉल मी फॉर ऐप का लिंक होगा, उसको ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर बीबेल भी ज्ञान सर्च करिए या फिर प्रतीक शर्मा सर्च कर लीजिए,
प्रतीक शर्मा, प्रदीप नहीं प्रतीक, बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर सीधा मुझे जो है कॉल करके आप कर सकते हैं और मेरे से लाइव जो है बात कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया है भैया, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है आप मिस कर रहे हो। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अपलोड करूँ, ताकि आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो मिस ना हो जाए। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू बी बिलियन, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर और कोरोना से बच के।